ओके डियर फ्रेंड्स, तो हमने एंशियंट हिस्ट्री में पाषाण काल से लेकर मगध का उत्कर्ष तक का जो काल रहा उसको देखा। और मगध का जो उत्कर्ष हुआ उसमें से हमने कई वंश देखे, जिसमें से वर्धन वंश हो गया, शिशुनाग का वंश हो गया, और इसके बाद में हमने नंदों का काल देखा। इसके बाद में हमने देखा मौर्य काल। तो मौर्य काल में हमने दो राजा पढ़े थे, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य और उसका उत्तराधिकारी हुआ था बिंदुसार। बिंदुसार के बाद में आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अशोक बहुत ही महान शासक हुआ है, जो कि मौर्य साम्राज्य को पूरे एक भारतवर्ष में विस्तृत करने के साथ साथ उसने इसको बहुत ही सुदृढ़ बना दिया था। तो चलिए, आज का अपना टॉपिक है अशोक, और इसके पहले वाले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। और लूसेंट देखिए ऐसी है कि आप इसको बार बार इसके कंटेंट को सुने, किसी भी तरह याद कर लें आप, क्योंकि ये सीधे एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो अशोक, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है, और ये मिलता है दिव्यावदान के अनुसार। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अवंती, जिसे महाकाल की नगरी उज्जैनी कहते हैं, उसको अवंती नाम से भी जानते हैं। तो ये उस समय अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो मास्की और गुर्जरा ये दो अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ये उसके अभिलेख नंबर 13 से ये साक्ष्य मिलता है। ये 13 जो इसके अभिलेख हैं उनमें से 13वां जो शिलालेख है उसमें से ये जानकारी दी गई है। और ये जो कलिंग है ये अपना उड़ीसा का जो क्षेत्र है वहां पर ये कलिंग राज्य अवस्थित था। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी कि टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो उपगुप्त नामक एक जो बौद्ध भिक्षु था, इससे अशोक ने, हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय हुआ है जो ये मानता है कि जो होना है वो होगा ही, प्रकृति द्वारा सब कुछ निर्धारित है। तो ये आजीवक जो संप्रदाय है ये मखली गोसाल के द्वारा स्थापित किया गया था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो अशोक ने उन जगहों की यात्रा की जहां पर बौद्ध धर्म का विशेष महत्व था, या फिर भगवान बुद्ध जहां पर विशेष कुछ कार्य किए थे। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम कर्ण, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीवकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों की स्थापना की थी। तो बौद्ध परंपरा या उनकी जो लिपियां हैं उनके अनुसार माना जाता है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक से ही मिलता है कि शिलालेखों में अपनी ख्यातियां लिखाना या जो भी संदेश हैं उनको लिखाने का जो कार्य है वो अशोक के समय से ही हमें प्राप्त होता है। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है, जिसमें से ब्राह्मी लिपि के सबसे ज्यादा अभिलेख एक्चुअली मिले हैं। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। तो ब्राह्मी लिपि के जो अभिलेख हैं वो ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। खरोष्टी लिपि
दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और जो ब्राह्मी लिपि है एक्चुअली वो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा है गुहालेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में पाद्रेटी फैंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14। तो शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। 14 शिलालेख है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईसा में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। तो जेम्स प्रिंसेप वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उसमें वर्णित विषय। तो ये जो शिलालेख थे, इन शिलालेखों में का जो उद्देश्य था उसमें से प्रत्येक का अलग अलग था। जैसे देखिए, पहला शिलालेख में क्या कहा गया है कि इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। मतलब कि चूंकि बौद्ध धर्म क्या है कि अहिंसा पे विश्वास करता था, इसलिए इसने उस बौद्ध धर्म को लेके इसने बहुत सारी चीजें अपना के इसको अप्लाई करने की कोशिश की। तो पहले शिलालेख में इन्होंने पशु बलि की निंदा की और दूसरे में क्या किया कि मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख दूसरे अभिलेख में मिलता है। तीसरा अभिलेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। तो अधिकारियों को 5वें वर्ष जाने के लिए और जगह जगह पर वहां पर उसका दौरा करने के लिए और क्या घटनाएं वहां हो रही हैं इसका उल्लेख वहां पर मिलता है। चौथा अभिलेख है, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। एक्चुअली क्या था कि जो अशोक था वो जब कलिंग पे आक्रमण कर देता है तो उसके बाद उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो फिर मतलब धर्म के कार्य ज्यादा करने लगता है। तो चौथे अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवां अभिलेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठवें अभिलेख में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां अभिलेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है और जो नवां अभिलेख है इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां अभिलेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हितों के बारे में सोचें। 11वां अभिलेख है, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां अभिलेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां अभिलेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। इसी में 5 यमन राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है जहां उसने धर्म जो प्रचार है यानी कि धर्म का प्रचार है, बौद्ध धर्म का प्रचार है, वो वहां पर मतलब उन्होंने धर्म प्रचार करने के लिए वहां लोगों को भेजा था। 14वां जो अभिलेख है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन अपनाने की या बिताने की बात कही या फिर प्रेरणा दिया, तो ये 14वें अभिलेख में ऐसा मिलता है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या जो है वो 7 है। अब देखिए शिलालेख जो है वो एक्चुअली ये एक जैसे शिला हो गई, पट्टी हो गई, इसमें लेख लिख दिया जाए तो ये शिलालेख हो गया। अब अगर हम यहीं पर बात करें स्तंभ लेख, तो स्तंभ मान लीजिए इस तरह से बनाया गया, राउंड राउंड गोला, इसके ऊपर मान लीजिए कुछ चीजें बना दी गई, जैसे कोई पशु बना दिया गया और इनमें लेख लिख दिया जाए, तो ये जो बनेंगे ये स्तंभ लेख हो जाएंगे। तो वो शिलालेख, ये स्तंभ लेख। एक इसमें और जो लेख आते हैं वो आते हैं गुहा लेख। जो गुहा लेख होता है वो जैसे कि कोई गुफा बनाई गई और उस गुफा के अंदर ही कुछ लेख लिख दिया गया, तो इसे कहा जाएगा गुहा लेख। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के लेख, तो हमने 14 शिलालेख देखे। और यदि यहाँ पर स्तंभ लेखों की बात करें तो कितनी है? 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अब इसमें से जो 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं, इनमें से पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौसाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। तो देखिए ये अशोक द्वारा लिखा गया, इसके बाद में कौसाम्बी में यह स्थित था। तो अकबर जब अपने शासन में आया तो अकबर ने इसको क्या किया कि इलाहाबाद में स्थापित कर दिया। तो इसे हम
प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से जानते हैं। दूसरा है दिल्ली टोपरा। अब देखिए ये क्या है कि यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली ले जाया गया था। मतलब ये टोपरा में पहले स्थित था, टोपरा से कहाँ ले जाया गया? दिल्ली। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो इसका नाम क्या पड़ गया? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। तीसरा है दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में स्थित था यह, फिर फिरोज शाह ने क्या किया कि इसको दिल्ली में स्थापित कर दिया, तो दिल्ली मेरठ हो गया। तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख हो गया। चौथा है रामपुरवा। यह लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल द्वारा की गई थी। तो रामपुरवा का जो स्तंभ लेख है ये 1872 में किया गया था। रामपुरवा का एक्चुअली जो स्तंभ लेख अभी मैं बता रहा था कि इसके ऊपर जो किसी पशु की चित्र है, तो रामपुरवा वाले में बैल की एक चित्र बताया, मतलब बना है उसमें। ये लौरिया अरराज, ये देखिए ये कहाँ है? ये चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार। इस स्तंभ पर मोर का चित्र है। देखिए लौरिया नंदनगढ़ वाले में क्या है? किसका चित्र है? मोर का चित्र है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमेंदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के बारे में अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो प्रथम एक जो शिलालेख है छोटा, उसमें से ये कहा है उसने कि सभी मनुष्य जो हैं वो मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारे कुना यानी कि कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में है। तो हमने देखा था कि ग्रीक, अरमाइक या फिर अन्य जो ब्राह्मी लिपि और सब थे, तो इसमें से जो ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में जो लेख है वो सारे कुना यानी कि कंदहार अभिलेख है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था और इसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। मतलब अगर किसी को मंत्री बनाना है तो उसके लिए उपधा परीक्षण से उसको गुजरना होता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्य की जो संख्या है वो 12, 16 या फिर 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था। तो जासूस जो होते थे उनको क्या कहा जाता था? चर कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया जाता था। तो देखिए 5 प्रांत है, प्रांतों को किसमें बांटा गया? विषय में बांटा गया। तो प्रांतों को विषय में बांट दिया गया था और जो विषयपति के अधीन होते थे, तो जो विषय थे वो विषयपति के अधीन रहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामीक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। बिक्री कर के रूप में इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। तो देखिए कर की व्यवस्था उस समय बहुत सुदृढ़ थी। मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। ये सीधे सीधे प्रश्न पीसीएस में भी पूछा गया था कि एग्रोनोमाई किससे संबंधित था। तो इसका सारे पॉइंट हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। तो इतनी बड़ी सेना उस समय इनकी थी। यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ हैं। हमने देखा था कि तीर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। तो इसमें से देखिए पहले मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य व्यवस्थाओं या सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजपुत्र होता था। दवारिक राजकीय द्वार रक्षक होता था। अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था।
प्रशासता कारागार का अध्यक्ष, प्रदेष्ट्री कमिश्नर होता था, पौर जो है वो नगर का कोतवाल होता था, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश था, नायक जो था वो नगर रक्षा का अध्यक्ष था, कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था, मंत्री परिषद जो था वो अध्यक्ष होता था, और दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था, दुर्गपाल जो था वो दुर्ग का रक्षक होता था, अंतपाल जो है वो सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करता था। तो इस प्रकार से जो कुछ अधिकारी थे वो इस समय थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज के मतलब उस 6 लाख की फौज लेकर भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। तो देखिए एक्चुअली सीधे सीधे चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध था वो सिकंदर से नहीं हुआ था, इसका युद्ध सेल्यूकस से हुआ था। हमने पढ़ा था हाइडेस, वहाँ पर जब हमने देखा था कि युद्ध इसका हुआ था, फिर इसके बाद में उसकी लड़की की शादी हेलेना से इसकी हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की, तो वो सेल्यूकस निकेटर से ही इसका युद्ध हुआ करता है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थीं। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। तो अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर है उसको क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष कहते थे। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार नाम से जाना जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। मतलब कि जो जिला स्तरीय जो न्यायालय थे उन न्यायालयों का जो न्यायाधीश था वो राजुक नाम से जाना जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें से दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद होते थे। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा परवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। अशोकाराम विहार पाटिलपुत्र में है। तो इस प्रकार से देखिए ये मौर्य का वो शासन, इस प्रकार से मौर्य वंश का शासन रहा। यहाँ पर सैन्य समितियाँ एवं उनके कार्य कुछ दिए गए हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार से समितियाँ हैं। प्रथम समिति जो थी वो जल सेना की व्यवस्था थी। द्वितीय जो थी वो यातायात एवं रसद की व्यवस्था करती थी। तीसरी समिति थी पैदल सैनिकों की देखरेख के लिए। चतुर्थ जो समिति थी वो थी अश्वारोहियों की सेना की देखरेख के लिए, जो घुड़सवार होते थे उनकी देखरेख के लिए। पंचम जो था वो था गज के लिए, जो हाथी वाली सेना होती थी उसके देखरेख के लिए थी। और छठवीं जो समिति थी वो रथ सेना की देखरेख करती थी। तो इस प्रकार से 6 समितियां थीं जो कि पूरे सैन्य व्यवस्था जो थी उसको ये लोग देखते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य किस प्रकार से आया और मौर्य साम्राज्य किस प्रकार से उसका अंत जो है वो शुंगों द्वारा कर दिया गया। तो हमने देखा कि आखिरी जो राजा था वो बृहद्रथ था और इसी को मार के फिर यहाँ पर जो शुंग वंश की स्थापना कर ली जाती है। तो फ्रेंड्स ये हमने आज का वीडियो देखा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और साथ में ये देखिए, ये हो सकता है आपको उबाऊ लगे, लेकिन ये जानकारियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक बार में ये वीडियो तुरंत से याद ना हो तो आप एक से ज़्यादा बार भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको इसका कंटेंट याद हो जाए और आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।